चलिए जी, आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ श्री औरोबिंदो को लेकर। औरोबिंदो जो थे वो कहते थे कि जो स्वराज है वो सिर्फ ब्रिटिश से पॉलिटिकल फ्रीडम प्राप्त करना नहीं है, बल्कि वो कहते थे कि स्वराज का मीनिंग है कि इंडिया के सोल को फ्रीडम दिलवाना, उसको फ्री करना, उसको अवेकन करना। सोल, और साथ में उसको इंश्योर करना कि सोल जो है इंडिया का अवेकन होने के बाद वो अपने ट्रू नेचर में इस तरीके से आए कि वो इंडिया की स्पिरिचुअल पावर और सिविलाइजेशनल पावर से कनेक्ट कर पाए। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि औरोबिंदो के मुताबिक स्वराज का जो आइडिया था उसको उन्होंने सिविलाइजेशनल स्वराज बोला। सिविलाइजेशनल स्वराज, सिविलाइजेशनल स्वराज का मतलब ये है कि भाई आप इंडिया को सिर्फ एक मात्र कंट्री के नज़रिए से मत देखो, बल्कि इंडिया एक सिविलाइजेशनल और एक स्पिरिचुअल बीइंग है। और इंडिया अगर एक सिविलाइजेशनल और स्पिरिचुअल बीइंग है तो इंडिया का लाइफ में एक पर्पस है। और वो पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस प्राप्त करना, बल्कि पर्पस ये है कि इंडिपेंडेंस के बाद जब कॉलोनाइजर्स यहाँ से चले जाएं उसके बाद वो लोगों को इंडिया के रिकनेक्ट करे अपने स्पिरिचुअल रूट्स को लेके। तो जब ब्रिटिश के जाने के बाद लोग अपने स्पिरिचुअल रूट से रिकनेक्ट हो जाएंगे तब उसको हम कहेंगे कि वो इंडिया जो है वो टोटली फ्री हो जाएगा। ये चीज़ उन्होंने बोलने की कोशिश करी। तो यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बोली कि भाई इंडिया को पहली बात तो डोमिनेंस वर्ल्ड में नहीं करना, इंडिया को वर्ल्ड में गाइड करना है। इट मस्ट बी अ गाइड टू द वर्ल्ड। और गाइड करने के लिए भी हमें कोई अपनी मटेरियल पावर के बेसिस पे नहीं करना, बल्कि गाइड करना है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को लेके। तो अगर हम उसको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को लेके गाइड करेंगे तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो स्वराज है वो सिर्फ ब्रिटिश को बाहर उखाड़ के फेंकने से नहीं मिलेगा हमें। स्वराज हमें तब मिलेगा जब हम अपने सोल को रीडिस्कवर करें। सोल को रीडिस्कवर करने का मतलब क्या है कि हम अपने सिविलाइजेशनल पास्ट को रीडिस्कवर करें। सिविलाइजेशनल पास्ट को रीडिस्कवर करने का मतलब क्या है कि हम उस विजडम की ओर बढ़ें जिस विजडम को हम ह्यूमैनिटी के साथ शेयर कर पाएं। और हमारा विजडम क्या है? हमारा विजडम यहाँ पर इस प्रकार का है कि हम एक स्पिरिचुअल पावर है। तो इंडिया के लिए रियल जर्नी जो है वो स्टार्ट कब होगी? वो तब होगी जब इंडिया वर्ल्ड में इस स्पिरिचुअल पावर को प्रमोट करेगा। इस स्पिरिचुअल पावर को प्रमोट करने के लिए ब्रिटिश से पॉलिटिकल फ्रीडम मिलनी जरूरी है, पर इसके बाद हमें चाहिए मॉरल फ्रीडम। ये होगी इंटरनल लेवल पर, जहाँ पर हम अपने लोगों को सिखाएंगे कि कैसे आप अपने स्पिरिचुअल पास्ट से जुड़े। और इसके बाद आएगी हमारी स्पिरिचुअल फ्रीडम। स्पिरिचुअल फ्रीडम में हम चाहेंगे कि हम पूरे विश्व को गाइड करें और विश्व गुरु बने। तो आज जब बात होती है विश्व गुरु की, तो हम विश्व गुरु में ये नहीं कहते कि हम विश्व गुरु इसलिए बनेंगे कि भाई हमें जो है वर्ल्ड को डोमिनेट करना है। विश्व गुरु का मतलब है कि वी वांट टू कनेक्ट टू दैट ओल्ड हिस्टोरिकल पास्ट वेयर वी हैव स्पिरिचुअली गाइडेड द ह्यूमन काइंड फॉर बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो एक चीज़ तो क्लियर है सर,
औरोबिंदो के हिसाब से स्वराज जो है एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है। लेयर्ड आर्किटेक्चर है जिसके तहत पॉलिटिकल लिबरेशन भी ज़रूरी है, जिसके तहत पॉलिटिकल स्वराज आना चाहिए कॉलोनियल मास्टर्स के तहत। फिर हमें रिक्लेम करनी है अपनी कल्चरल हेरिटेज को। इस कल्चरल हेरिटेज को रिक्लेम इसलिए करना है हमें ताकि हम इंटरनली अपने लोगों को इस स्वराज के साथ कर जोड़ पाएं और एक मॉरल इंटरनल सिविलाइजेशनल एंटिटी को क्रिएट कर पाए डोमेस्टिक लेवल पर। और जब ये हो जाए तो उसके बाद हम इस चीज को धार्मिक इंडिविजुअल्स बनने के बाद ये कलेक्टिव एथिक जो है, इस कलेक्टिव एथिक को हम स्पिरिचुअल स्वराज के लेवल पर लेके जाएं। और स्पिरिचुअल स्वराज में हमें क्या करना है कि एक्सटर्नल जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज को गाइड करना है, ताकि जब सारी कंट्रीज स्पिरिचुअल स्वराज को फॉलो करेंगी तो एक कॉस्मिक ऑर्डर क्रिएट होगा जिसमें ह्यूमन मोटिवेशन होगी पावर को स्पिरिचुअल के लेंस से देखने की। तो ये लेयर्स हैं। पहला पॉलिटिकल स्वराज, फिर मॉरल स्वराज, फिर उसके बाद जो है स्पिरिचुअल स्वराज, और फिर फाइनली एक कॉस्मिक ऑर्डर। तो इस नजरिए से कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज जो है औरोबिंदो ने पहली बात तो विजुअलाइज किया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो औरोबिंदो का स्वराज है वो किसी प्रकार से कोई रिवोल्यूशनरी इस नजरिए से नहीं है कि यहाँ पर कोई मार्क्सिस्ट टाइप स्टेट सीजर की बात की गई हो। हाँ, लेकिन औरोबिंदो ने एक चीज जरूर बोली थी कि अगर फोर्स का प्रयोग करने की आवश्यकता हो ब्रिटिश को उखाड़ फेंकने की फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल स्वराज, वो जरूरी है। तो फर्क क्या है? स्टेट की पावर को सीज नहीं करना है, एक कॉलोनाइजर फोर्स को रिमूव करना है। मार्क्स ने बोला था स्टेट की पावर को सीज करेगा प्रोलेटेरिएट, बुर्जुआ क्लास को हटा के। औरोबिंदो कह रहे हैं कि ब्रिटिश से आपको स्ट्रगल करना है, उस स्ट्रगल में वायलेंस और फोर्स की आवश्यकता हुई तो वो भी करो, क्योंकि पॉलिटिकल स्वराज लाना सबसे क्रूशल है। क्योंकि उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल स्वराज जब आएगा उसके बाद ही रियल फ्रीडम की ओर हम बढ़ेंगे। क्योंकि जब तक ये पॉलिटिकल स्वराज नहीं रहेगा पीपल विल लिव इन फियर। और फियर के साथ साथ लोग जो है वो सेल्फिश भी रहेंगे, क्योंकि जो लोग ब्रिटिशर से अलाइंड हैं वो जाहिर सी बात है कि कभी जो है इस चीज़ की लिबरेशन नहीं चाहेंगे। पर ये रियल फ्रीडम आने के बाद उन्होंने कहा कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि जब हम अपने इनसाइड रेल्म पर फोकस करें। इनसाइड रेल्म पर फोकस करने के लिए उन्होंने ये बात बोली कि हमें अपनी नॉलेज ऑफ कल्चर चाहिए होगी। और उन्होंने कहा कि ये नॉलेज ऑफ कल्चर हमें अभी से देनी शुरू कर देनी चाहिए जब हम खास करके ब्रिटिश से लड़ रहे हैं। क्योंकि जब आप नॉलेज ऑफ कल्चर अभी से शुरू कर दोगे तो जब पॉलिटिकल स्वराज खत्म होगा तो पॉपुलेशन आपकी जो है मॉरल स्वराज के लिए तैयार होगी। और फिर कुछ साल मॉरल स्वराज करने के बाद आप जो है स्पिरिचुअल स्वराज की ओर बढ़ोगे। इस नजरिए से पहली बात तो इन्होंने देखने की चीजों को कोशिश करी। पीटर हेस करके एक स्कॉलर है, HESS, पीटर हेस। उन्होंने ये बोला औरोबिंदो का जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज है वो एक इंटेलेक्चुअल जर्नी है जिस पे वो लोगों को लेके जाना चाहते हैं। इस इंटेलेक्चुअल जर्नी से वो कहते हैं कि इवेंचुअली क्या होगा कि इंडिया का जो ब्रिटिश और मेंटल इंस्लेवमेंट है
वो रिमूव होगा। तो पीटर एस ने बोला कि बस अल्टीमेटली औरोबिंदो जो चाहते हैं वो है स्पिरिचुअल और मॉरल अवेकनिंग करना। अच्छा, अब देखो कि कितनी बड़ी बात है कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो हमने अभी तक पढ़ा, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हो, एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन हो, हर जगह हमने एक चीज ये कोशिश करी कि मॉरल मैसेजेस दिए गए। लेकिन औरोबिंदो के केस में कोई उन्होंने मॉरल मैसेज नहीं दिया। औरोबिंदो ने कहा कि बस हमारे मॉरल मैसेजेस हमारे एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन में रूटेड हैं, हमें सिर्फ उनको अब रिकवर करना है, उस पास्ट को रीलिव करना है। ये चीज उन्होंने बोलने की कोशिश करी। तो औरोबिंदो के जो पॉलिटिकल थॉट्स थे, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि देवर नॉट स्टैटिक पॉलिटिकल एंड पॉइंट्स। किसी भी तरीके से ये कोई स्टैटिक पॉलिटिकल एंड पॉइंट्स नहीं थे, क्योंकि ये एक बहुत ही डायनामिक और एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस उन्होंने विजुअलाइज किया था, जिसमें उन्होंने इंडिया के सिविलाइजेशनल ईथोस की चर्चा की थी। इस रीजन से वो कहते थे कि भाई स्वराज का मतलब कोई सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं है, टेरिटरी से ब्रिटिश को हटाना नहीं है। क्योंकि वो कहते थे कि बस लिबरेशन का असली मतलब होता है कि लोगों के इनर स्पिरिट को रिवाइव करना। और ये जो इनर स्पिरिट था, स्वभाव, इसका एक इन्नेट नेचर है, और वो इन्नेट नेचर है स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब है कि हमारी ड्यूटी है धार्मिक बनने की। धार्मिक का मतलब यहाँ पर कोई रिलीजियस वर्ड नहीं है बॉस। धार्मिक का मतलब होता है पॉलिटिकल थॉट के कॉन्टेक्स्ट में अपहोल्डिंग द धर्मा, दैट मीन्स डूइंग योर ड्यूटी द राइट वे। सो डोंट अज्यूम दैट धार्मिक हियर मीन्स समथिंग रिलेटेड टू धर्म और सनातन धर्म और हिंदू धर्म और सम धर्म। धार्मिक हियर मीन्स ड्यूटी, ड्यूटी कॉन्शियसनेस। ये चीज को समझिए। इस रीजन से उन्होंने कहा लिबरेशन का पर्पस होना चाहिए कि भाई स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जो है वो बाहर आए, एथिकल सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो रिवाइव हो, और ह्यूमंस जो हैं वो यूनाइट करें अपनी कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव और चेंज करने के लिए। ये चीज उन्होंने बोलने की कोशिश करी। उसके लिए पॉलिटिकल फ्रीडम की आवश्यकता जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि जब ये पाथवे से हम चलेंगे तब जाके चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट होंगी। क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो, फ्रीडम ऑफ सोल इज वेरी क्रूशल बॉस। फ्रीडम ऑफ सोल इसलिए क्रूशल है क्योंकि रिजीम चेंज ब्रिटिश को हटाने के बाद भी अगर हम लोगों ने री स्पिरिचुअलाइज नहीं किया इंडिया को, तो इंडिया विल बेसिकली लूज इट्स मीनिंग। तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा पूरा डिबेट हमारा। इस रीजन से आप देखिए कि बालाकृष्णन ने बोला कि औरोबिंदो चाहते थे लिबरेट करना इंडियन स्पिरिट को फ्रॉम एवरीथिंग दैट स्टॉप्ड इंडियंस टू रियलाइज ट्रू सेल्फ। ट्रू सेल्फ को यहाँ पर रियलाइज करने के लिए। इसी रीजन से आप देखिए कि अनन्या वाजपेयी ने भी एक ऑब्जर्वेशन देते हुए बोला
कि औरोबिंदो का जो फोकस था वो था क्रिएट करना एक राइटियस रिपब्लिक, एक ऐसी रिपब्लिक बेसिकली जहां पर सिर्फ पॉलिटिक्स जो है वो डिफाइन होती है पावर से नहीं, बल्कि वो डिफाइन होती है फिलॉसफी से, वो डिफाइन होती है मॉरल वैल्यूज से, वो डिफाइन होती है लैंग्वेज से। इसीलिए आप देखो कि वीपी वर्मा जो हैं, उन्होंने भी ये बोला कि अगर गांधी का फोकस था एथिकल सोसाइटी क्रिएट करना, तो औरोबिंदो का फोकस था यहाँ पर एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन लाना, और ये स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन से इंडिया की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कराना। इस रीजन से आशीष नंदी औरोबिंदो को जो है एक रिवाइवलिस्ट मानते हैं, कि जिन्होंने पास्ट ट्रेडिशन को रिवाइव करने की कोशिश करी। ठीक है जी। अब आप देखो कि औरोबिंदो ने एक और चीज बोली, उन्होंने कहा कि नेशन जो होता है मेरे मुताबिक उसमें सिर्फ बॉर्डर नहीं होते, सिर्फ एक कॉमन गवर्नमेंट नहीं होती, बल्कि नेशन में होता है एक लिविंग सोल। इस सोल का होता है अपना एक कैरेक्टर, अपनी वैल्यूज, अपना एक पर्पस, अपना एक पूरा कल्चर। और इसके बिना नेशन अधूरा होता है। तो उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, हमें अपने लोगों को अपने कैरेक्टर, वैल्यूज, पर्पस, कल्चर, इन सब चीज़ों की जो नॉलेज है वो पहली बात तो प्रोवाइड करनी है। इससे क्या होगा कि भाई कल्चरल कॉन्फिडेंस रिवाइव होगा। जब कल्चरल कॉन्फिडेंस रिवाइव होगा तो लोगों के अंदर एक मेंटल फ्रीडम आएगी। इस मेंटल फ्रीडम से लोग अपने स्पिरिचुअल पाथ को रीडिस्कवर करेंगे। तो यहाँ पर वो किसी प्रकार के कोई रिचुअल्स फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहे थे, वो बोल रहे थे यहाँ पर कि हमें एक इमोशनल कल्चरल आइडेंटिटी को फॉलो करना है। इमोशनल कल्चरल आइडेंटिटी को, इस रीजन से अगर आप देखो तो औरोबिंदो के मुताबिक नेशनलिज्म उन्होंने कैसे डिफाइन किया, उन्होंने नेशनलिज्म को कल्चरल और स्पिरिचुअल लेंस पे डिफाइन किया, कि वो कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज में रूटेड है। इसको उन्होंने बोला कलेक्टिव चैतन्य, यानी कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो कि हमारे आर्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, फिलॉसफी, हमारी शेयर्ड हिस्टोरिकल मेमोरी, इनमें रूटेड है। इनमें रूटेड है। इस रीजन से औरोबिंदो ने एक ऐसे लिखा, रेनेसा इन इंडिया। इस ऐसे में उन्होंने कहा कि नेशन जो है वो सिर्फ एक लैंड, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी नहीं है, बल्कि एक यूनिफाइड कल्चरल स्पिरिचुअल फोर्स है, जो डिसरप्ट हुआ है टेम्पररीली बिकॉज ऑफ कोलोनियलिज्म। इसको रिवाइव करके चेंज करने के लिए हमें चाहिए नेशनलिज्म।
और यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो नेशनलिज्म है वो किसी प्रकार का कोई रिएक्शनरी परस्यूट नहीं है। नेशनलिज्म हमारे लिए कोई मटीरियलिस्टिक नहीं है मार्क्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो, बल्कि हमारे लिए नेशनलिज्म है सिविलाइजेशनल मेमोरी को रिवाइव करना। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम रिकनेक्ट करेंगे अपने सनातन धर्म से, जो कि हमारा एक स्पिरिचुअल सेवियर है। ये तब हो पाएगा। इस रीजन से आप देखिए कि वीपी वर्मा ने ये बोला कि कल्चर औरोबिंदो के लिए जो है वो केवल सॉन्ग्स में नहीं था, बल्कि वो इंडियन वे ऑफ लाइफ थी। अनन्या वाजपेयी ने भी यही बात बोली कि औरोबिंदो के मुताबिक जो नेशनलिज्म है वो है कि भाई किस तरीके से इंडियंस इस चीज को रियलाइज करें कि वो कल्चरली और स्पिरिचुअली कौन है। तो जब ये रियलाइजेशन होगा वो होगा नेशनलिज्म। सिमिलरली गोपाल गुरु अगर हम देखें तो उन्होंने भी यही बात बोली कि कल्चरल नेशनलिज्म की जो ये थ्योरी दी औरोबिंदो ने, ये कल्चरल नेशनलिज्म जो है अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो गोपाल गुरु कहते हैं कि मुझे ये लगता है ये थोड़ा सा एक्सक्लूजनरी है। क्योंकि गोपाल गुरु कहते हैं कि ये क्योंकि सनातन परंपरा पे फोकस करता है तो ये मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस जो हैं उनको कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा। और अगर उनको इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा तो वो कहते हैं कि भाई मैं इसको इंक्लूसिव नेशनलिज्म नहीं मानता। ये गोपाल गुरु का असेसमेंट था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो आशीष नंदी, तो आशीष नंदी कहते हैं कि देखो बॉस, औरोबिंदो ने जिस प्रकार के नेशनलिज्म को प्रमोट किया वो बहुत ही ज्यादा एलिटिस्ट और ब्राह्मणिकल था। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं एक चीज की दात दूंगा कि इनका नेशनलिज्म इंडियन विजडम में रूटेड था। कम से कम ये नेशनलिज्म में इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज को कॉपी नहीं किया। इस रीजन से वो उन्होंने तारीफ भी करी, लेकिन एक पॉइंट जो उजागर किया वो ये भी था कि थोड़ा सा एलिटिस्ट इन नेचर है। लेकिन यही चीज को अगर हम देखें तो केर बालाकृष्णन ने काफी पॉजिटिव तरीके से बोलते हुए बोला कि भाई औरोबिंदो जो थे, ही वॉज द फर्स्ट टू गिव दिस concept of what we call as a metaphysical framework of Indian cosmology. मेटाफिजिकल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉस्मोलॉजी। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो एक चीज डेफिनेटली क्लियर है कि अगर गांधी के मुताबिक स्वराज वॉज ऑल अबाउट सेल्फ रूल, औरोबिंदो के मुताबिक स्वराज वॉज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल डायनामिज्म एंड ग्लोबल लेवल पर सिविलाइजेशनल लीडरशिप। अगर टैगोर के मुताबिक nationalism would basically be something that would stifle creativity, तो औरोबिंदो कहते थे कि नो बॉस,
इट विल क्रिएट स्पिरिचुअल यूनिटी। तो उनका नेशनलिज्म गांधी और टैगोर से डेफिनेटली अलग था। इस रीजन से हम ये कहते हैं कि जो नेशनलिज्म इन्होंने प्रमोट किया, खास करके औरोबिंदो ने, वो नेशनलिज्म का फीचर ये था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने एक इमेंसिपेटरी रोल को विजुअलाइज किया। क्या इमेंसिपेटरी रोल? कि भाई जब आप एक कल्चरल कॉन्शियसनेस से जुड़ जाओगे, तो फिर आपके अंदर वो अस वर्सेस देम नहीं होगा कि ये मेरा नेशनलिज्म है, वो आपका नेशनलिज्म है। उन्होंने कहा कि फिर एक ही नेशनलिज्म होगा, विच इज अ यूनिटी बेस्ड नेशनलिज्म। तो ये आइडियाज हमें बेसिकली औरबिंदो के पॉलिटिकल थॉट में खास करके यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है जी। इसके बाद करेंगे सैयद अहमद खान, और उससे हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो जाएगा खत्म।